लेकिन वहां पे ऐसा होता नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है। मार्केट को सीखे बिना काम आसान नहीं है, ये मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अब ये पोजिशनल वाली बात हमने समझी, तो एक बात समझो। मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, बता दे रहा हूँ। और अभी हम एक साइकिल देखेंगे चल के, तो आपको और डिटेल में चीजें समझ में आएंगी। मैं आपको एक ग्रिड बना के दे रहा हूँ। इस ग्रिड को जरा समझो, ये पर्सनल लाइफ में भी काम आने वाली है और ट्रेडिंग में भी काम आने वाली है, ठीक है। समझो जरा। ठीक। चलो, अब ये इस ग्रिड को समझो और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो आपकी जो हमारी जो आदतें हैं, आपकी यही कहूंगा, हमारी सभी की, हमको बेटर कैसे बनना है? हमको बेटर कैसे बनना है? हमें ऐसे बेटर बनना है कि जो अच्छी आदतें हैं, आदत कह लो या हैबिट्स कह लो, ठीक है, या अच्छी चीजें जो हैं उनको अपने अंदर लाना है। ठीक है, तो अपने अंदर लाना है, तो इससे क्या होगा? हम बेटर बनते जाएंगे, हम बेटर बनते जाएंगे, हम पॉजिटिव होते जाएंगे, अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है। और जो बुरी आदतें हैं, भाई ऐसा तो है नहीं कि हम लोग के अंदर बुराई नहीं है, बुराई भी है, बुरी हैबिट्स भी हैं, ठीक है। और या किसी और तरीके से बुरी चीजें जो होती हैं, जैसे कि अगर रात में 2 बजे तक जगना, ये भी बुरी चीज है, ठीक है। या खाना बहुत देर से खाना, या सुबह देर से उठना, या बिना ब्रश किए खाना, या नहाना नहीं, ये सब भी बुरी आदतें हैं। या किसी को एकदम से कुछ बोल देना, ये भी एक बुरी आदत है। तो इनको हटाते अगर गए, अगर इनको अपनी लाइफ से हटाते गए, तो भी हम पॉजिटिव होते चले जाएंगे, ठीक, अच्छे होते चले जाएंगे, बेटर होते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये देखो, अब ये जो मैं आपको लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, सेम चीज लाइफ के बारे में जैसे बता रहा हूँ, वैसे ही ट्रेडिंग के बारे में। ठीक। जैसा मैंने लाइफ के बारे में बताया, वैसे ही ट्रेडिंग के बारे में कैसे, वो अब बताता हूँ। देखो, मतलब एक तरीके से समझो, एक इंसान बेटर होने की बात कर रहा है, ठीक है। बेटर एक अच्छी आदत को ला करके तो बेटर हुआ, साथ में एक बुरी आदत को भी हटा करके और बेटर हुआ। अच्छी आदत के साथ में बेटर हुआ, बुरी आदत को हटा के और बेटर हुआ। तो इस तरीके का ग्राफ हमारी लाइफ का अगर हो सकता है, पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, तो ट्रेडिंग में कैसे हम ये अचीव कर सकते हैं? तो उसका रास्ता है। रास्ता क्या है वो समझो। देखो, बड़ा सिंपल सा नियम है यार। हम अगर वो करना चालू करें जो बाकी लोगों को रिजल्ट देता है, तो हमारे लिए भी सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। समझ रहे हो? ठीक है, तो अब ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आवाज को प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो अब ये देखो जरा ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हमने बात करी और हमने देखा कि हाँ भाई, पोजिशनल में प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा है। भाई मेरी स्पेलिंग को छोड़ देना। ठीक है, प्रॉफिट के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं ट्रेडिंग के ही अंदर जिनमें प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा है, उनको हम रख लेते हैं यहाँ पे। तो उससे क्या होगा? हमारी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? एग्री करते हो तो हाथ रेस कर दो। मतलब हम बिल्कुल वही सेम फॉर्मूला इधर भी अपनाने वाले हैं। जिन चीजों से गड़बड़ होती है, जिन चीजों में हमको नुकसान हो सकता है, जैसे कि इंट्राडे, अगर देखो, अब यहाँ पे मैं एक और चीज को क्लैरिफाई करूंगा। इंट्राडे में अगर नुकसान हो सकता है, तो इसको हम हटाएंगे। अगर हम हटाएंगे तो एक तरीके से ये मेरे लिए पॉजिटिव ही हो गया ना। इंट्राडे को हम हटाएंगे, हम इस पर नहीं काम करेंगे, हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा हमारा टाइम बचा। ठीक है, टाइम हमारा बचना चालू हुआ, हम पॉजिटिव हुए, हम और बेटर हुए। हमारा भाई, हमारे पास अर्निंग का के लिए यार कोई भी काम करोगे आप, आपको टाइम चाहिए। उस टाइम को, उस काम को करने के लिए जो टाइम आपको फ्री मिला इंट्राडे से बच करके, आप थोड़ा क्लटर फ्री हुए, टेंशन फ्री हुए, उससे उसका जो बेनिफिट है वो आपके बाकी कामों में भी तो मिलेगा। ये हम सोचते ही नहीं। हम ट्रेडिंग ट्रेडिंग को सोचते हैं, और बाकी पूरी दुनिया की बाकी जो चीजें हमारी लाइफ में, उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। एक और चीज, अभी आप लोगों ने देखा, मैंने पूछा कितने लोग कितनी कितनी ट्रेड मार रहे हैं, तो यही दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग को हमको अपने सिस्टम से हटाना है, माइनस। ठीक है, तो इससे हम जाएंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब वो चीज जो हमको गलत रास्ते पे ले जा सकती है, हमको नुकसान करा सकती है, उसको हटाते जाते हैं। बहुत सारे लोग, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिगिनर है बिल्कुल, और ऑप्शन ट्रेडिंग करने के चक्कर में या कर रहे हैं? बताओ कितने लोग आप में से हैं जो बिल्कुल बिगिनर है, मार्केट में ज्यादा कुछ नहीं जानते, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं? जल्दी से बताओ, कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं। ठीक है, बिगिनर है ना? बिगिनर है, लेकिन वही ऑप्शन ट्रेडिंग में सोच रहे हैं कि ऑप्शन कर लें जा करके। तो मैं बता रहा हूँ, देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग बुरा नहीं है, इंट्राडे बुरा नहीं है, लेकिन अब समझने की बात है। हमें क्या करना है? अब देखो, एक बात समझो। एक बच्चा है, ठीक है, स्कूल जाता है, उसे नहीं पता है कि दुनिया में अच्छाई और बुराई क्या है। उस टाइम पे अगर उसकी गलत संगत हो गई, तो क्या होने वाला है? बिगड़ जाएगा सब कुछ, ठीक है। लेकिन अगर वो मैच्योर हो गया, फिर उसके सामने ये सब चीजें आएंगी, तो क्या वो उनको एक्सेप्ट करेगा? या उस चीज को अपॉर्चुनिटी बना करके कुछ बेटर रास्ता निकाल दे, या उस चीज को खत्म करके कुछ अच्छा कर दे समाज के लिए? तो ये वो तब कर पाएगा जब वो बड़ा हो चुका है।
अभी छोटे में उसके सामने ये सब चीजें आई तो वो शायद उसको गलत रास्ते पे ले जाएंगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसी तरीके से जितने भी बिगिनर्स हैं आप में से, या जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप किसी गलत तरीके के मेथड में चले जाओ। मेरे को पता है आज की तारीख में, आप सब एग्री करना, बताना मेरे को, कितने लोग आप में से एज अ इन्वेस्टर आए थे लेकिन आपको इंट्राडे ट्रेडर बना दिया गया। मेरे को बताओ जरा, मेरे साथ तो ये हुआ है, और इसमें एक्सेप्ट करने में मेरे को कोई बुराई नहीं है। और उसका मेरे को थोड़ा फायदा भी मिला है कि भाई तेजी से मेरे सामने चीजें हुई। शायद पोजिशनल में उतनी तेजी से चीजें नहीं होती। कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। मी मेरे साथ हुआ है। स्टार्ट नहीं किया अभी तक। आई गॉट कन्वर्टेड सर। मी अब यार देखो, समझो, अब यहाँ पे देखो किसका बेनिफिट है। देखो इसमें किसी को मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक बात समझनी है। आप इन्वेस्टर के फॉर्म में आए थे, मतलब आप इस जगह पे आए थे, आप इन्वेस्टर के फॉर्म में आए थे, मतलब आपको फायदा होने के चांसेस बढ़े हुए थे, लेकिन आपको बनाया गया ये। इसका मतलब आप समझ गए? मतलब आपकी आदत को खराब करके या कुछ करके, और फिर उससे आपका टाइम गया। आप ओवर ट्रेडिंग करें, आपकी ब्रोकरेज गई। ठीक। अब ब्रोकरेज अगर बचा ले तो आप फिर पॉजिटिव। भाई मेरे को याद है, लमसम 2012 के आसपास की बात है, जब मैं ट्रेडिंग करता, 2012 या 11 के आसपास की बात है। एक ऐसा महीना था, मैं अच्छे से, मतलब स्कैल्पिंग या जो कह लो इंट्राडे थोड़ा करता था काफी, मतलब जब भी करता था प्रॉफिट ही होता था। और वो केवल 2 मिनट की कैंडल के बेसिस पे करता था। अब मैंने देखा वहां पे जाकर के कि यार मेरा जो है नुकसान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने देखा कि यार मेरा जो अकाउंट है वो कुछ 2-3 हजार रुपए माइनस हुआ। मैंने देखा अंदर में डिटेल में घुसा जा करके, तो देखा कि यार 52-53 या 51 हजार कुछ ब्रोकरेज लगी है। ठीक है, और मतलब मैं प्रॉफिट में या जो भी जैसे भी, मतलब मेरे को नुकसान नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरा अकाउंट माइनस में। ठीक है, तो वो ब्रोकरेज जो लगी थी उसकी वजह से मेरा अकाउंट माइनस में था। तो वो ब्रोकरेज का जो पॉइंट है वो आप समझ लो। ठीक। अब यहां से हमको क्या समझ में आता है कि यार ब्रोकरेज हमको नुकसान करवा सकती है, और फिर वहां से क्या हुआ, मेरा रिदम बिगड़ गया। उसके बाद में फिर अगले 2-3 महीने नुकसान होता रहा, सेम तरीके से सब कुछ करते हुए, क्योंकि दिमाग में पता नहीं क्या चलने लग गया कि यार अब कैसे प्रॉफिट करूं। ये भी मतलब रास्ता, जो एक रास्ता पकड़ में आया था। देखो और एक और चीज, पूरा महीना काम करने के बाद, जॉब करने के बाद भी 2-3 हजार अगर माइनस होगा तो यार क्या होगा, मोरल डाउन होगा क्यों? क्योंकि जॉब भी सही से नहीं हुई और उसके बाद में पैसा भी नहीं बना। अब एक और पॉइंट है कि आप जो काम कर रहे हो, मतलब अगर जॉब या बिजनेस कर रहे हो, और वहां पे अगर आपका टेंशन नहीं है, जॉब या बिजनेस में आपका टेंशन कम है, तो कहाँ जा रहे हो? बता दो जरा मेरे को, कहाँ जा रहे हो? अगर आपका टेंशन कम है, और वो इंट्राडे की वजह से या जिसकी वजह से भी है, आप माइनस में जा रहे हो। अगर आपने इंट्राडे को रोका तो आप प्लस में आ जाओगे कि नहीं? आपकी करियर ग्रोथ होगी नहीं? मेरे को बताओ। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि यार मेरा करियर कहीं ना कहीं सफर कर गया इंट्राडे और ये सब की वजह से, जहां मैंने ज्यादा टाइम दिया? कितने लोग ऐसे हैं? बताओ। बहुत सारे लोग हैं, एग्जैक्टली। यस, लॉट फॉर, यस अ लॉट फॉर मी। हाँ, बहुत सारी चीजें। देखो अब यहाँ पे देखो, मैं एक एक चीज जो आपको नुकसान करवा सकती है उनको मैं किनारे करता जाता हूँ, अच्छी चीजों को इधर इंक्लूड करते जाते हैं। ठीक है, तो अब एक बात समझो, आप सीधी सी बात, पोजिशनल करोगे या इन्वेस्टिंग वाला तरीका अपनाओगे या लंबे टाइम वाला करोगे तो भाई प्रॉफिट में रहने के चांसेस ज्यादा है, और इस तरफ जाओगे तो गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है। अब एक और चीज बताओ, देखो फोकस अगर आपने कर लिया, देखो मैं ऐसे रास्ते बता दूंगा जिससे आपका नुकसान सीधा सीधा कई बार ऐसे ही रुक सकता है। मैं बताता हूँ। आप एफेंडो को अभी के लिए रोक दो। ठीक है, आप अगर करने के इच्छुक हो तो उसका भी रास्ता है, वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए एफेंडो को रोक दो। बिल्कुल बिगिनर जो है उनके लिए तो बिल्कुल स्पेशली बोल रहा हूँ। एफेंडो अगर आपने रोका, अब एफेंडो में दो चीजें हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, इसको रोकने से क्या होगा ना, फ्यूचर का मतलब आप जरा डेफिनेशन समझ लो। फ्यूचर जहां आपने रोका तो आपका एमसीएक्स भी रुक जाएगा। ठीक है, आपका इक्विटी वाला भी रुक जाएगा, आपका निफ्टी बैंक निफ्टी जितना भी फ्यूचर है वो भी रुक जाएगा। आप अगर एनएससी में यूएसडी आईएनआर वगैरह के फ्यूचर में काम करते हो वो भी रुक जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से हर तरीके का फ्यूचर जो है वो रुक जाएगा। ठीक। ये रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्चुअल पैसा अगर इक्विटी में बनता है, अगर इक्विटी में बनता है तो इक्विटी में जाना बहुत जरूरी है। इक्विटी में जाने के लिए आपका बार बार मन करेगा फ्यूचर में चले जाने का, लेकिन फ्यूचर में जब आप ये प्रण कर लोगे कि नहीं जाना है, तो आपका ये सब भी रुक जाएगा। और जब जहां ये सब रुका तो फिर आपका पूरा टेंशन इक्विटी में आ जाएगा। जैसे ही पूरा टेंशन इक्विटी में आया तो आप फिर बेटर करोगे कि नहीं? मेरे को बताओ। अब एक और चीज आपको बताता हूँ ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन में फिर वही कहानी है, इक्विटी में भी है, इंडेक्सेस में भी है, और अब तो एमसीएक्स में भी है। ठीक है, तो इससे आप बचोगे। ठीक।
तो आप मतलब एक तरीके से ये ऑप्शन में नहीं गए तो आपका बचने का चांस बढ़ गया। ठीक है, अभी मैं एक साइकिल बताने वाला हूँ, वहां से आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके साथ में खेल क्या हो रहा है मार्केट में। वो खेल अगर आपको समझ में आ गया, देखो ज्यादातर लोग साइकोलॉजी साइकोलॉजी करते रहते हैं, नो मैटर, सही बात है, सच बात है कि साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन बहुत बड़ी ऐसी बातें भी हैं जो आपको सही अगर डायरेक्शन मिल जाए ना, तो वो साइकोलॉजी पे मास्टर करना भी आसान हो जाएगा। ठीक, तो अब ये जो मैंने जितनी बातें बताई, अब एक और चीज समझो। एक है खतरनाक चीज जो आपको बताता नहीं कोई, वो है लेवरेज। अच्छा, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने पर्सनल लोन लिया है लाइफ में? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पर्सनल लोन लिया है? कितने पेपर पेपर लगते हैं पता है, देखा है ना? ठीक है, क्रेडिट कार्ड मिल जाता है आसानी से, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको दे दिया जाता है, आपसे कहा जाता है लो भाई खर्चा करो, फिर आप देते रहते हो, परेशान होते रहते हो। लेकिन एक बात समझो, पहली चीज लेवरेज की जो मैं बात कर रहा हूँ, लेवरेज का मतलब क्या है? जब आप, अब मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो लेवरेज वाली बात है ना, लेवरेज का मतलब समझ लो क्या है, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और आपने 3 लाख का स्टॉक बाय कर लिया, ये लेवरेज है। तो मतलब लेवरेज को आपको लाइफ से अपनी हटाना है, तो आपकी लाइफ पॉजिटिव होगी, बेटर होगी। ठीक, मतलब कि आपकी ट्रेडिंग बेटर होगी। और मैं आपको बता दूं, इक्विटी में जैसे मैंने कहा ना प्रॉफिट होगा, लेकिन यही इक्विटी आपके लिए काल बन सकती है अगर आपने लेवरेज किया तो। अगर आपने लेवरेज किया तो ये को नेगेटिव की तरफ ले जाएगी, ये नहीं करना है, लेवरेज नहीं करना है। तो मतलब आप कहोगे कि अरे सर फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो मैं इक्विटी करता हूँ, इक्विटी में लेवरेज कर लूंगा, नहीं करना है, वो भी नहीं करना है। लेवरेज का मतलब क्या है? आपको एक तरह से लोन दे दिया और आपको पता भी नहीं चला। आपका 1 लाख का अमाउंट था, आपसे कह दिया 3 लाख का आप बाय कर सकते हो, आप मार्जिन पे कर सकते हो। मार्जिन ट्रेड की तरीके से लेवरेज की ट्रेडिंग है। लेवरेज मतलब आपका उधार, डेट, और यहाँ पे आप फंस गए। जहां आपके पास में क्षमता से ज्यादा स्टॉक आया, वहीं पे ही आपका नुकसान चालू हो जाएगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको कि एक एक और चीज को, आपका ये जो क्रेडिट कार्ड और ये सब होता है, ये तो बड़ी मुश्किलों से पहले तो मिलता है, फिर लेकिन मिल जाता है तो आप क्या करते हो कि उसमें कोई वॉशिंग मशीन खरीद के ला रहा है, कोई फ्रिज खरीद के ला रहा है। क्या वॉशिंग मशीन या फ्रिज एसेट है? मेरे को ये बताओ, क्या ये एसेट है? क्या ये आपको कमा के देंगे पैसा? अनटिल अनलेस आप अगर कपड़े धुलाई का काम चालू कर दो, आप अनटिल अनलेस मे बी फ्रिज का एक उस फॉर्म में अपने शॉप में रख करके कुछ यूज कर रहे हो कि भाई मैं सामान बेचूंगा, कुछ सामान खराब हो जाता है तो उसको रख करके बेचूंगा, तब तब एक बार समझ में आता है। लेकिन अदरवाइज तो यार ये क्या है, मेरे को बताओ, लाइबिलिटी है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, क्या मैं क्रेडिट कार्ड को बंद कर दूं? या देखो, अगर वो हर महीने खर्चा दे रहा है मेरे को और मैं कुछ खरीदना नहीं चाहता हूँ इससे क्रेडिट कार्ड से, तो भाई उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे कि मैं जाकर के क्रेडिट कार्ड से खरीद लूं, तो एक बार समझ में आता है, मतलब कमाने वाली चीज। लेकिन कमाने वाली चीज अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं क्यों ही खरीदूंगा क्रेडिट कार्ड से? तो अब यहाँ पे जो बात समझ में आई वो ये समझ कि भाई क्रेडिट कार्ड को भी अपनी लाइफ से आपको किसी ना किसी तरीके से हटाना है। मैं आपको अगर अपना एग्जांपल बताऊं तो ये कहीं ना कहीं मैंने क्रेडिट कार्ड से अपना बहुत पीछा छुड़ाया, अपने सिविल को थोड़ा सा खराब किया, ताकि मैं देखो यार, जब अपने ऊपर काबू नहीं होता ना तो दूसरा रास्ता अपनाना होता है, और वहां पे मेरे को फील हो रहा था कि मेरे अपने ऊपर काबू नहीं हो रहा है, तो मैंने एक दूसरा रास्ता अपनाया जिससे काबू खुद ही हो जाए। तो अब ये क्रेडिट कार्ड वाली जो मैंने बात बताई, क्या बताई, कि भाई क्रेडिट कार्ड से मैं एक असेट अगर मेरे को मिल रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मेरा जो क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट बढ़ गया था, 50,000 हो गया था, एक्चुअल में 20-25,000 मैंने खर्च किए थे एक सेमिनार के लिए जो मुंबई जाके मैंने अटेंड किया था, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। उसकी वजह से वो हुआ था, फिर मैंने उसको सेटलमेंट वगैरह जो भी किया वो एक अलग कहानी। मेरा बस पॉइंट इतना सा है कि आप अगर लेवरेज करोगे तो फिर जहां पे मैंने आपको सब कुछ समझाया वो फिर गड़बड़ा जाएगा। अब इतनी सारी चीजों को समझने के बाद में हमें एक चीज और समझनी, अभी एक बच्चा एक रह गया, एक बहुत ज्यादा आजकल चीजें हो रही हैं फॉरेक्स के रिलेटेड, ये भी लेवरेज पे ही चल रहा है, इसमें फ्यूचर नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन जितने का फॉरेक्स है उससे 1,000 टाइम्स की लिमिट मिल जाती है। तो यार ये एक और गड़बड़ है, 1,000 नहीं, अगर 100 टाइम्स भी मिल रही है तो भी गड़बड़ है। तो फोरेक्स और आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन में ट्रेडिंग में नुकसान करते हैं, फिर उनको कोई समझा देता है अरे फोरेक्स ट्रेडिंग बड़ी अच्छी है, उसमें आ जाओ, उधर चले जाते हैं और उधर भी नुकसान करके आते हैं, फिर वो आते हैं वापस ऑप्शन में। यही चलता रहता है, आप लोग सही डायरेक्शन में कभी जा ही नहीं पाते हो। मैं आपको भाई सिंपल सी बात है यार, जो सही चीजें है ना बस उनको पकड़ लो। पोजिशनल सही है पकड़ लो, इक्विटी सही है पकड़ लो, लेवरेज करना नहीं है, ठीक है, और आपका लंबे टाइम वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा अच्छा है, मतलब 1 महीने से लेकर के 6 महीना 7 महीना जो भी है, वो अगर अच्छा है तो उस पर काम कर लो। अब मैं एक और चीज बताता हूँ जिसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, मैंने कुछ केसेस अपनी लाइफ में देखे हैं जिनके साथ प्रॉब्लम आती है। देखो यार, लाइफ है एक, हम सब जानते हैं छोटी, ठीक है, कब क्या हो जाए पता नहीं, उसी चक्कर में आदमी अपना इंश्योरेंस भी कराता है, सारी चीजें कराता है। लेकिन अब जब मल्टी बैगर स्टॉक की बात करते हो, इन वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हो, तो वो स्टॉक पता चला 10 साल 20 साल के लिए बाय कर रहे हो, करो बिल्कुल करो, लेकिन जब वो भागता हुआ दिखता है ना, जब वो यही रह जाता है,
तो बहुत दिल को दर्द होता है। और जब ये दर्द होता है तो ये यहाँ से क्या चालू होता है कि यार फिर आप कहीं कहीं गलती करते हो और उसको बेच देते हो। क्योंकि देखो यार, हमको रिटर्न दिखना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही? कितने लोग एग्री करें कि ये हुआ है आपके साथ? वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के चक्कर में आपने फिर स्टॉक को बेच दिया, नहीं भागा वो, और फिर बाद में शायद हो सकता है भागा। तो इसका मतलब ये कि हमको थोड़ा सा रिटर्न भी दिखना चाहिए। अब वो रिटर्न कैसे दिखेगा? भाई देखो, हमारा माइंड, हमको अपने माइंड के हिसाब से काम करना है। हम कोई भगवान नहीं है कि हाँ हाँ रिटर्न मिलेगा 10 साल बाद मिलेगा। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी दिल्ली में लमसम फरवरी या मार्च में एक इवेंट हुआ था बहुत बड़ा, और वहां पे मेरे को एक पर्सन मिले थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने 10 साल से, ये फरवरी मार्च की बात बता रहा हूँ, अब आप पावर के स्टॉक्स को देखना, पावर के स्टॉक से रिलेटेड, उन्होंने कहा 10 साल से मैं इनको रखे हुए हैं। उन्होंने लमसम 10 लाख रुपए लगाए थे, और वो निकले उन स्टॉकों से 1.5 लाख रुपए में, मतलब 8.5 लाख का नुकसान लिया। उसके बाद में वो बता रहे हैं कि जिस प्राइस पे उन्होंने लिया था, जो उनके निकलने के बाद में 6 महीने में वो पांच पांच गुने हो गए। 10 साल में 5 गुने हो गए, मतलब एक तरीके से 10.5 या 11 साल में पांच पांच गुने हो। लेकिन पेशेंस की एक लिमिट है, वो पेशेंस उनके अंदर नहीं रहा और निकल गए। मगर 10 साल का भी पेशेंस मैं कहूंगा बहुत बड़ा है, लेकिन नुकसान पे निकले, ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली। मैं तो बात कर रहा हूँ कि स्टेबल अगर चल रहा है तब आप निकल गए परेशान होकर के, और मैं बात कर रहा हूँ उनकी जहां पे उनका 10 लाख का 1.5 लाख बन गया। 1.5 लाख का मतलब समझ लो आप, 85% का नुकसान। तो अब हमारे पास रास्ता क्या बचा भाई यहाँ पे? मतलब ये भी हमारे लिए क्या गड़बड़ है क्या? नहीं, ये गड़बड़ नहीं है, मैं बताता हूँ रास्ता क्या है यार। कि हम अगर 1 मंथ वाला, 2 मंथ वाला ऐसे कर करके करेंगे और हमारे सामने रिटर्न आता जाएगा, तो हमें समझ में आता जाएगा, हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। मेरी बात अग्री कर रहे हो? कि भाई अगर हमारे सामने हमको दिख रहा है यार कि कोई कह रहा है कि यार इस तरीके से तुम जो है इतना पैसा कमा लोगे, तो ठीक है मैं मानता हूं। लेकिन वो कह रहा है कि इस वक्त इन्वेस्ट करो और 5 साल बाद देखना क्या होगा। यार 5 साल बाद के बीच में, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बीच में, और उसके बीच में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बीच में भी कुछ हो, तब तो मेरे को मजा आएगा। नहीं तो मैं 5 साल तक तो नहीं रुकूंगा। और अगर रुकूंगा भी और कुछ नहीं हुआ, तब तो मेरा 5 साल बर्बाद। तो मैं वो चीज नहीं कर सकता। आप बताओ मेरे को, एग्री करते हो कि नहीं? क्या ये हम कर सकते हैं कि भाई इतने सालों तक रुक जाए? तो अब यहां से काम क्या निकल कर गया है कि हमें मंथ के बेसिस पर रिटर्न निकल के आ जाए, 2 महीने में निकल के आ जाए, 3 महीने में निकल के आ जाए, ये हमारे लिए सफिशियंट है। और अब हम वही रास्ता देखने जा रहे हैं, वही रास्ता देखने जा रहे हैं। और अब समझना, देखो साइकोलॉजिकली आपको बता बता करके ना नाटक, सच बात बता रहा हूँ, इसको नाटक ही बोलूंगा आपको। पहले तो चीजों को मुश्किल कर दिया गया है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बच्चा है, ठीक है, उसके सामने चॉकलेट, टॉफी, आइसक्रीम सब आपने रख दी है, और उससे कहा है बेटा इसको छूना नहीं, वरना बहुत मारेंगे तुमको। ठीक है, अब वो आप चले गए और उसके सामने ही रखा था, उसने खा लिया। ये वही हम ट्रेडर्स हैं। हमारे सामने मूविंग एवरेज और ये सब कुछ तरीके की चीजें रख दी गई हैं, उस हमसे कह दिया गया डिसिप्लिन रहना। जब तक वो वाला मूव ना आए, वो वाला पैटर्न ना कंप्लीट हो जाए, वो कंडीशन ना पूरी हो जाए, तब तक एंट्री नहीं करना। अब भाई आप सब जानते हो कि वो हमें एक तो देर में बताता है, और वहां पे इंसान थोड़ा सा सोच करके गलती हो जाती है, कभी कभी गलत सिग्नल हो जाता है, जो भी होता है वहां पे वो एंटर कर लेता है। अब जब एंटर कर लेता है उसको नुकसान होता है, तो वहां पे उसको मार पड़ती, मार क्या पड़ती, मतलब मार्केट ही मारती है। अब जब वहां पे नुकसान होता है, मार्केट से उसको पिटाई होती है, तब उसको बोला जाता है बेटा तुम्हारा डिसिप्लिन नहीं है, तुम्हारी साइकोलॉजी खराब है। मैं मानता हूँ डिसिप्लिन नहीं है उसमें, लेकिन उसका डिसिप्लिन खराब करने वाला कौन है? उसके सामने जिसने चॉकलेट रखी, जिसने उसके सामने टॉफी रखी। पहले तो आपने उसको बोल दिया इंट्राडे करो जा करके, फिर आपने कहा इंट्राडे में बहुत प्रॉफिट होता है, फिर वो बेचारा अच्छा खासा वो इन्वेस्टमेंट वाले रास्ते से इंट्राडे की तरफ गया, वहां जाकर के नुकसान कराया। तो अल्टीमेटली यार थोड़ा सा डिजाइन में गड़बड़ है, और डिजाइन जो बना रहे हैं लोग, तो हम बेटर कर सकते हैं। ठीक, चलो आगे चले। तो अब एक चीज और, एक और छोटी सी चीज, जैसे एक चीज है मेडिटेशन, जैसे शांत रहना। ठीक है, इनको करने से भी आपकी लाइफ बेटर हो सकती है, लाइफ भी, ट्रेडिंग भी। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं, जब जहां ये इतने सारे विलेन है, तो एक हमारे पास में कुछ हीरो की भी संख्या होनी चाहिए जो हमको जीत दिला सके। ठीक, आगे चलते हैं। देखो यार, हमारा एक जो सिस्टम है ना, सांस लेने का, ये सब इन पे थोड़ा आपको गौर करना पड़ेगा। शांति से अगर आप हो, आपकी सांसें धीमी चल रही हैं, आराम से चल रही हैं, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। माइंड पे भी फर्क पड़ता है, पूरी बॉडी पे फर्क पड़ता है, डिसीजन मेकिंग पे फर्क पड़ता है। तो ये हर चीज को आपको थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं छोटे छोटे क्लूज आपको दे रहा हूँ। बाकी मैंने जो यूट्यूब के मेरे कुछ लाइव हैं, जहाँ वहाँ पे मैंने मेडिटेशन के भी सेशन करवाए हैं, वहाँ पे जाकर के आप देखना। एक मेरा शायद 9th या 10th सेशन था, एक 25th सेशन था, उन सब में मैंने मेडिटेशन भी करवाया, अपनी वाइब्रेशन को रेज करने का तरीका भी बताया। अब आपको दिखाता हूँ रिलायंस की साइकिल। ठीक है, बड़ा ही चहेता स्टॉक है हम सभी का। ठीक, इसको देखना जरा। अब ये इसको मैं कर रहा हूँ मंथली पे, और देखना क्या हो रहा है। मंथली कर दिया मैंने। इस वक्त जो भी चल रहा हो, जहां भी चल रहा हो, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, अब मैं दिखाता हूँ आपको। इस बात को समझना थोड़ा सा।
और यहाँ से आपको एक रास्ता ऐसा दिख जाएगा ना कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ हो क्या रहा था। जो चीजें आपको पहले से पता चल सकती हैं वो आपको बताई नहीं जा रही। ठीक, अब देखना। जैसे अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सर, जस्ट वेट। अब ये आपको 97 में जाना है, और 97 का स्टार्ट मतलब ये 1 जनवरी 97 ना, 1 जनवरी 1997, इसको मैं कैंडल स्टिक बना दे रहा हूँ। ठीक, 1 जनवरी ये है, ठीक है, 1997 यहाँ से पकड़ा, और विद इन 97 जो भी है हाईएस्ट पॉइंट वहां तक मैं इसको ले जा रहा हूँ। ठीक, अब ये जो 1 दिसंबर दिख रहा था ना, यहीं से दिसंबर स्टार्ट है और इसी कैंडल पे दिसंबर पूरा एंड है, लेकिन ये इसने हाईएस्ट पॉइंट बनाया, 111% दिया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी आगे देखते हैं। ये 97 की बात है। अब इसके बाद में हम आए 2007 में। 2007 में आए, और वहां पे हमने देखा जैन कहाँ है। जैन, ये है जैन। ठीक, जैन 2 जैन से है। ठीक है, 2 जैन से मैंने इसको पकड़ा, और यहाँ से लेकर के विद इन जो भी दिसंबर वाली कैंडल है, दिसंबर का जो भी टॉप मोस्ट पॉइंट है, उसके पहले या उसके बाद तक जो भी है, मतलब उसके पहले पहले 133%। ठीक, अब इसके बाद में देखो क्या हुआ है, एक पूरा साइडवेज टाइप का हो गया, गिरा है। ठीक है, फिर उसके बाद में ज्यादा कुछ उठा उठा नहीं है। उसके बाद देखो क्या हुआ। फिर 2017 में जनवरी की स्टार्ट से, और विद इन विद इन 2017 जो भी हाईएस्ट पॉइंट है वो मैंने मार्क कर लिया 87%। तो अभी आपने कुछ देखा क्या, आपको कुछ लगा कि कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? और मैं अब आपको बताता हूँ इस सिमिलैरिटी का क्या यूज कर सकते हैं हम। जल्दी से बताओ मेरे को, क्या सिमिलैरिटी आपको दिख रही है? ये चार्ट एनालिसिस नहीं है केवल, ये बहुत कुछ है। ये ऐसे है ना, जैसे आपने सीआईडी और पुलिस के उसमें देखा ना, डेटाबेस में रिकॉर्ड होता है पुराना। ठीक है, तो वो पुराने रिकॉर्ड के बेसिस पे पता लगा लेते हैं, अच्छा भाई की क्या हिस्ट्री रही है, और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हाँ इसने ये किया होगा कि नहीं। याद है कि नहीं? ये वो चीज है। ठीक, बिग मूव एवरी 10 ईयर्स, बिल्कुल सही बात है। तो अब कब आना चाहिए आगे, फ्यूचर में कब आना चाहिए, जल्दी से बताओ मेरे को, कब आएगा फ्यूचर में? 2027। क्या डायरेक्शन क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन भी तो बता दो। अपवर्ड। तो इसका मतलब देखो, अब आप लोगों ने देखो कितनी सारी चीजें मेरे को बता दी, मैंने नहीं बताई, आपने बताई। अपवर्ड डायरेक्शन आपको पता चल गया। अब ये क्या किसी मेथड से इतने सालों पहले का या इतने महीनों पहले का पहले से पता चलता है? मेरे को बताओ जरा। कितने लोग हैं आप में से जो इस बात को समझ रहे हैं कि मतलब अब ये इतने पहले की बात को तो छोड़ दो, क्या डायरेक्शन पता भी चलता है किसी महीने से इस तरीके से? मेरे को ये बताओ। अब यहीं पे ही सबसे बड़ा एडवांटेज छुपा हुआ है। यहीं पे ही सबसे बड़ा एडवांटेज छुपा हुआ है। यहीं पे सबसे बड़ा एडवांटेज छुपा है। आप लोगों को ऐसी मेथड कोई दिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं, क्योंकि क्योंकि आपकी प्लानिंग पहले से हो गई। अब प्लानिंग अगर हो गई तो भाई नुकसान कौन करेगा? नुकसान अगर आप करोगे नहीं, तो वो प्लेयर जो इंट्राडे में एकदम से बेच करके भाग जाता है, बड़ा सा करेक्शन आता है, वो कैसे निकलेगा? मार्केट में लिक्विडिटी होनी चाहिए ना भाई, किसी को करोड़ों का माल बेचना है, और वहां पे आप लोग हो नहीं, इंट्राडे कर नहीं रहे हो, तो बेचेगा कैसे? मेरी बात समझ में आ रही? मेरी बात समझ में आई? ठीक, तो ये हमें क्या पता चला? अब देखो ये 3 इवेंट है, 111%, 133 और 87। ठीक, अब इनमें सबसे छोटा क्या है, वो हम अपना टारगेट भी बना सकते। 133% भागा, 87 भागा कब? 2017 में। ठीक, इसके बेसिस पे आप लोगों ने मेरे को कुछ चीजें बताई। मैंने पूछा डायरेक्शन, आप लोगों ने हाँ जवाब दे दिया। और ये तो मैंने बताया भी नहीं, अपवर्ड आपने बता दिया। क्यों बता दिया? क्योंकि पास्ट में हर बार उसने यही चीज करी है। ठीक है, फिर मैंने पूछा आपसे नेक्स्ट कब क्या हो सकता है, नेक्स्ट कब एंट्री हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है? देखो एक और चीज बताता हूँ, इसमें एंट्री करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई अभी तीन ही बार तो हुआ है। हमें कोई भी चीज अगर करनी है, उसकी किसी चीज के बेसिस पे काम करना है, तो कम से कम उसमें 7 इवेंट तो होने चाहिए। 7 इवेंट मतलब अभी मान लो कि आपका कॉलेज में एडमिशन हुआ है, एक बंदा है आपके काम बार बार आ रहा है, 2 3 बार काम आया है, तो एकदम से आप उसको अच्छा दोस्त नहीं मान सकते ना। अभी तो टाइम लगेगा उसको बनाने में, अच्छा दोस्त बनाने में, सब चीज तो अभी हम उसके बेसिस पे। हम बस क्या देख रहे हैं, पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि हाँ यार ये चीज तो बहुत अच्छी है। ये चीज हमको किसी ने बताई नहीं, अभी मैं आपको एक और स्टॉक में दिखाऊंगा, आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कब आएगा, नेक्स्ट कब एंट्री होगी? देखो जरा, जैन 2027। कितनी एडवांस में हो गई भाई? आप देखो ना कितनी एडवांस में हो गई। ये एडवांस आपको पहले से पता। अब देखो क्या मेथड एडवांस है, क्या मेथड डिफिकल्ट है? मेथड डिफिकल्ट नहीं है, मेथड तो बहुत इजी है, लेकिन चीजें बता रहा है एडवांस में। मेरा बात समझ में आ रहा है? मेरा बात समझ में आ रहा है आपको? मतलब एक आपके सामने
साधु आ गया, ठीक है, वो है टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस, लेकिन आपके सामने बिल्कुल सिंपल बना हुआ है, धोती पहने हुआ है। ठीक, तो अब जरा देखो कि अब एक हो गया आपका डायरेक्शन, नेक्स्ट कब आने वाला है ये पता चल गया आपको, ठीक है, कब तक आपको पहले ही निकल जाना है, ठीक है, तो एक तरीके से एग्जिट अगर हम देखें तो आपका वही 2027 के एंड में या उसके पहले अगर टारगेट आ गया, तो दोनों में से किसी भी तरीके से हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है, एक हो गया टारगेट, अगर टारगेट पहले आ गया, नहीं तो फिर डेट के बेसिस पे, दोनों में से किसी तरीके से हम एग्जिट तो कर ही लेंगे। उसके बाद में टारगेट की बात करते हैं, टारगेट कितना होगा, तो इनमें से मिनिमम क्या दिख रहा है मेरे को, ये दिख रहा है मेरा, यही मैं मान ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 87 में मत दो मेरे को 77 ही दे दो, 10% कम दे दो, 77 में मत दे मेरे को, 70 ही दे दो, वही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, तो मेरे लिए एक साल में 70% बहुत है। मैं अगर मानूं, अभी आपको दिखाऊंगा एसआईपी के फॉर्मेट में कि हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक। पांचवा, एक्यूरेसी, ये यहाँ पे हम सब मात खा जाते हैं। एक्यूरेसी हमको कोई नहीं बताता, एक मतलब किसी भी टारगेट के मेथड में हमें ये नहीं पता चलता कि क्या एक्यूरेसी हो सकती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे हमको ये भी पता चल जा रहा है, कैसे पता चल रहा है, अभी मैं एक और एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक। एक्यूरेसी कैसे पता चल गई भाई, टोटल इवेंट्स कितने हैं, ठीक है, एक्यूरेसी का फॉर्मूला बता देता हूँ, टोटल इवेंट्स को नीचे रखा और ऊपर किसको रखा, ऊपर रखा अ, किस परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, परसेंटेज, ठीक है, जिस परसेंटेज की बात कर रहा है, तो किस परसेंटेज की बात करें, 87 की, 87 कितनी बार आया, या 87 से ऊपर कितनी कितनी बार गया, तो तीनों केस हमको दिख रहे हैं 87 या उससे ऊपर, ठीक है, और टोटल केस कितने कितने इवेंट्स हैं, तीन, ठीक है, 3/3 को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 100% चांसेस है कि भाई हमको 70 मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि हमें अंदाजे लगाना का तरीका पता चल गया है हमारे लिए, ये इतनी सारी चीजें पहले से एडवांस में पता चल गई। ठीक है, अब लेकिन मैंने क्या बोला, क्योंकि इसमें इवेंट्स कम है इसलिए हम इसको वैसे नहीं फॉलो करेंगे, हम कुछ और तरीकों से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक और साइकिल दिखाता हूँ, जस्ट वेट, एनसीसी। ठीक, अब इसको देखना जरा, यहाँ देखोगे अगर आप, तो आपको ये स्टार्ट ऑफ दिख रहा है ना सबको मेरा स्क्रीन, ठीक है, स्टार्ट ऑफ जैन और यहाँ से लेके विद इन जो भी अपना पीरियड है वहां तक ये भागा है। ठीक है, 500%, मतलब 6 टाइम्स हो गया। ठीक, ये हो गया 14 में, 2004 में देखते हैं, और यहाँ पे अगेन ये आपका, अगर मैं इसी के अंदर दिसंबर दिसंबर देखूं तो लमसम 222%। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं देखूं, ठीक है, उसके बाद में अगर मैं देखूं 94 में, तो 94 का तो डेटा नहीं अवेलेबल है, कोई बात नहीं। अब देखो ये मेरे को दो इवेंट तो दिख गए। ठीक है, अब मैं एक दिमाग लगाने जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार 10 ईयर्स की है, मैं एक काम करता हूँ 5 ईयर्स में भी देख ले रहा हूँ, ठीक है, बीच में भी देख ले रहा हूँ। तो अब 14 देखा, 4 देखा, तो बीच में क्या है, 2009। ठीक है, 2009 में आए और जनवरी में आ गए ये। ठीक है, और यहाँ से लेके देखा विद इन जो भी ये पीरियड है इसके अंदर जो भी इसने हाईएस्ट पॉइंट बनाया 318%। ठीक है, तो चलो मेरे को 94 नहीं दिखेगा, तो बीच में ये 1999 पे तो कुछ हो सकता है, वो देख लेते हैं। ठीक, ये जनवरी पे फिर मैंने पकड़ा, और फिर उसके बाद में विद इन 99 जो भी हाईएस्ट पॉइंट, लमसम 700% का रिटर्न है, मतलब 8 टाइम्स हो गया स्टॉक। ठीक है, ये अब ये यहाँ पे 99 में हुआ, 2004 में हम पहले ही मेजर कर चुके हैं। ठीक है, लमसम 200% का रिटर्न, 222 का। ठीक है, उसके बाद में 2009 में भी हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद में हमने 2014 में भी देख लिया, 19 में देख लेते हैं 19 में क्या हुआ है। ये आपका दिसंबर हुआ, ये हुआ जनवरी। ठीक है, जनवरी से लेकर के विद इन जो भी पीरियड है, अब वो देखो बाद में गिर गया, लेकिन उसके पहले पहले 54% तो बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद में 24 में आ गए। ठीक है, 24 में आए तो वहां पे भी देख लिया जाकर के, क्या देखा कि भाई 1 जैन जो भी है वहां से विद इन, अभी तो देखो पूरा हुआ नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी परसेंटेज है कितना भाग चुका है, ऑलरेडी 124% भाग चुका है। तो हमें क्या पकड़ में आ रहा है कि यार इस तरीके से साइकिल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं मतलब इसकी एग्जांपल लूं,
अब ये तो मैंने इसके मिड में ऐसे ही चला गया, ऐसे करके बहुत सारी साइकिलों को आप फाइंड कर सकते हो। क्या करना है आपको, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो कि 2024 है, इस वक्त चल रहा है, अब वैसे उसका ज्यादातर टाइम बीत चुका है। तो आप क्या करो, 14 में देखो, 2004 में देखो जाकर के क्या किया उसने। अब 94 का डेटा तो आपको नहीं मिलेगा, मेरे पास बहुत पहले था तो मैं उससे एनालाइज कर लेता था। अभी वो इधर उधर लैपटॉप शिफ्टिंग से इधर उधर कुछ हो गया। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, मतलब मेरा एनालिसिस है मेरे पास, बट वो डेटा इधर उधर हो चुका है। तो अभी पॉइंट क्या है यहाँ से, कि हमें अगर इस तरीके से, अब मान लो 25 आ रहा है, तो 25 के लिए मेरे को 15 को देखना है, और 5 को देखना है, और 95 को देखना है। तो जो स्टॉक 25 में कुछ दे सकता है उसका एनालिसिस हमारा ऐसे हो जाएगा, लेकिन उसके बेसिस पे मैं कुछ कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों इसलिए नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इवेंट केवल तीन ही है। तो अब ये देखो मैंने क्या किया, इवेंटों को बढ़ा दिया। मैंने 5 साल की साइकिल पे अगर काम किया, तो ये मेरे जो तीन इवेंट थे अब ये छह हो जाएंगे। ठीक है, छह हो गए, तो छह मेरे लिए फिर भी एक सफिशिएंट नंबर है। शायद मैं उसके बेसिस पे शायद कुछ डिसीजन ले सकूं, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उसके बेसिस पे डिसीजन लूंगा। लेकिन इससे भी छोटे टाइम की साइकिल अगर हमको पता चल जाए जिसमें ज्यादा इवेंट्स हो, तो हमारा काम ज्यादा अच्छा हो सकता है। एग्री करते हो? कितने लोगों को अभी तक मजा आई, कितने लोगों को लगा हाँ यार कुछ सही सीखी बात, कोई मजेदार बात सीखी। अब मैं बता रहा हूँ, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो आपको तरीका पता चल गया ना कि आगे कब भागेगा, यही नहीं पता चलता, किसी मेथड में नहीं पता चलता। ये आपकी एज बन गई। एज बनी कि नहीं, मेरे को जरा लिखो। एज बनी कि नहीं, एज मिली कि नहीं आपको, एक एज मिली कि नहीं? किसको किसको लगता है हाँ यार एज मिली एक? यही एज आपको पकड़ते जाना है। मैंने आपको क्या बताया पीपीटी पे, आपको जो रास्ता है, जो जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको इकट्ठा करते चले जाना है। तो अब अगर आपको इस तरीके से, अगर मैं कह रहा हूँ साइकिल से, साइकिल निकाल करके आपको अगर एज मिली, तो भाई ये तो आपको आगे और ऊपर एलिवेट कर देगी। अगर आप यहाँ पे पहुंचे, इंट्राडे और इन सब चीजों को रोक करके यहाँ पहुंचे, तो साइकिल्स को फॉलो करके जो आपको पहले से डायरेक्शन, डेट, टारगेट सब बता सकते, तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। यही तरीका है आगे बढ़ने का। अब देखो एक और चीज, ऐसा नहीं है कि आपको डिसिप्लिन और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे तो अब ऊपर के लेवल पे आएंगे। अब क्या आएगा ना कि आपको कि यार मेरे को प्रॉफिट तो हो रहा था, लेकिन मैं ना प्रॉफिट जो है पूरा बुक नहीं कर पाया। मैं जो है मेरा टारगेट भी हो गया था, लेकिन मैंने टारगेट पे मैंने सोचा कि और भागेगा, इस चक्कर में मेरा जो है थोड़ा नुकसान हो गया, वो नीचे आ गया। फिर इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी। अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मैं खरीदता हूँ तो गिरने लग जाता है, मैं बाय करता हूँ, सॉरी मैं खरीदता हूँ, मैं बाय करता हूँ तो गिरने लग जाता है, मैं बेचता हूं तो बढ़ने लग जाता है। अभी तो ये प्रॉब्लम है। अभी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो आपकी प्रॉब्लम नए तरीके की हो जाएंगी। मतलब समझो यार, प्रॉब्लम तो यार जिंदगी का पहलू ही है, हमेशा रहनी ही है। लेकिन अब डिपेंड करता है स्लम एरिया में रह करके मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, या मैं एक अच्छे घर पे रह करके किस तरीके की प्रॉब्लम से, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रॉब्लम तो रहनी है यार, भगवान ने बनाया ही है हमको प्रॉब्लम झेलने के लिए। और हम क्या करते हैं, हम उसके सामने सरेंडर कर देते हैं। हम चाहते हैं हर समय भगवान हमको अच्छा ही अच्छा सब कुछ दे दे। तो रास्ता अगर हमको पता चल गया, तो हमारी भी फिर थिंकिंग नेक्स्ट लेवल की होगी, हमारे सामने चैलेंज भी जो आएगा वो नेक्स्ट लेवल का आएगा। तो अभी आप बताओ, आपकी लेवल जो एक डिसिप्लिन वाली या एक मनी मैनेजमेंट वाली और जो साइकोलॉजी वाली है, वो अब नेक्स्ट लेवल की आएगी कि नहीं, मेरे को बताओ। अगर इस तरीके से आप काम करोगे, तो क्या आपकी जो थिंकिंग है, या जो जितने तरीके की चैलेंजेस हैं, या जितनी भी समस्याएं हैं, वो सब अब नेक्स्ट लेवल की आएंगी कि नहीं? क्योंकि आपका लेवल बढ़ गया ना। भाई मैंने आपको जो तरीका बताया, वहां पे आपको डायरेक्शन पहले से पता है, तो आप यहाँ पहुंच गए। अब डायरेक्शन जिस बंदे को पता है, उसको डायरेक्शन से रिलेटेड तो डिसिप्लिन वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, कि भाई वो उसने लेवल क्रॉस किया, फर्स्ट ब्रेकआउट दिया, मैं एंटर कर गया और फिर वो गिरने लग गया। तो ये तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो कि आपको मूविंग एवरेज में या किसी और इंडिकेटर में आ रही थी। बात समझ में आई? यही प्रॉब्लम है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो हर चीज खुल करके बोलने वाली नहीं होती, लेकिन हमारी मार्केट में जितनी भी बुक्स सर्कुलेट हो रही है, वो सब बाहर के लोगों की लिखी हुई है। और यही बाहर के ही लोग हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एज एफआईआई। तो हमें क्या वो अच्छा कभी करने की सोचेंगे, ये आपको खुद समझना है। नहीं सोचेंगे। अब वो आपको ऐसा ही मेथड देंगे जिससे या तो आप बिल्कुल कम से कम रिटर्न बनाओ या नुकसान करो। और वो सही मेथड बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि सही मेथड तो वो अगर बता देंगे तो आप वो चीज करने लग जाओगे, तो फिर उनको फायदा कैसे होगा? और अगर आप इंट्राडे नहीं करोगे, तो वो कैसे बड़ा माल बेच करके निकल जाएंगे? आपको पता है बड़ा प्लेयर वहां पे रेट नहीं लगाता, वो मार्केट प्राइस पे बेच करके करोड़ों का माल निकलता है। और वो क्यों निकल पाता है? क्योंकि वहां पे इंट्राडे ट्रेडर आपके फॉर्म में होता है। ऑप्शन में जीरो सम गेम कहा जाता है यार। जीरो सम अगर आप कह रहे हो, वाकई में हो सकता है हो, लेकिन उसके बचाने के तरीके अगर हैं और वो इस तरीके से पता चल जाए। अब देखो ऑप्शन ट्रेडर क्यों नुकसान करता है, आप बताओ कितने लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं? अभी यहाँ पे थोड़ी सी ऑप्शन की भी बात करता हूँ। जितने लोग आप में से हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में एक ही चीज कही गई है कि ऑप्शन बायर नुकसान करता है, लेकिन ऑप्शन सेलर क्यों फायदा करता है? और वो भी 99.99% करता है, लेकिन एक ट्रेड ऐसा आता है जिसमें वो भी लूट करके चला जाता है, लुट करके चला जाता है मतलब।
ठीक है, तो क्या होता है, ये जो बंदा बाय करके चल रहा है उसको पता नहीं है ना कि कहां तक जा सकता है स्टॉक, टारगेट पता नहीं है। अभी देखो हमने क्या पता कर लिया, टारगेट पता कर लिया। तो जब टारगेट पता होगा, अगर कैश में टारगेट पता हुआ, अभी मैं दिखाऊंगा वो चीज भी, अगर आपको कैश में टारगेट पता हुआ तो आपकी प्लानिंग हो जाएगी आगे की ऑप्शन कितना तक हो सकता है। एग्जाम्पल बता रहा हूं, अभी वहां पे पहुंचेंगे। मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, 2500 का स्टॉक है, 2600 तक जाना है, ये कैश में ही आपने टारगेट निकाल लिया, 100 रुपए भागना है, ठीक है, आपने 2550 की स्ट्राइक ले ली। अब 2550 की स्ट्राइक आपने 10 रुपए की ली है, ठीक है, और वो कहां तक जाना है, 2600 तक जाना है, तो ये 2550 वाली 50 रुपए की हो जाएगी कि नहीं, मेरे को बताओ जरा। 50 रुपए की हो जाएगी, 10 रुपए के लिए तो 50 रुपए की हो गई, 10 रुपए की चीज 50 रुपए की हो गई, पहले से पता चल गया। लेकिन आप लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या है ना, टारगेट निकालना आता नहीं है। तो क्या होता है कि आप जाके 2600 की या 2650 की या 2620 की ऑप्शन लोगे, जो कि जीरो हो जानी है। फिर आप कहोगे कि यार रिलायंस तो भागा था, मेरे हिसाब से भागा था, लेकिन मेरे को ऑप्शन ने पैसा नहीं दिया। पहले लेवल पे आप एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जहां पे आप सोच रहे हो जो वो नहीं हो रहा है, उसको ओवरकम किया कि थोड़ा प्रॉफिट बनाना चालू किया इक्विटी में, तो पता चला आप ऑप्शन की तरफ मूव कर गए, वहां पे आपने देखा कि यार स्टॉक कैश में तो प्रॉफिट दे रहा है, मेरे को ऑप्शन में दे नहीं रहा है। कितने लोगों के साथ ये चीज हुई है? कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनके साथ ये चीज हुई है कि ऑप्शन में स्टॉक ने जीरो कर दिया, मतलब ऑप्शन जीरो हो गई और कैश में भागा हुआ था स्टॉक? कितने लोग हैं आप में से, बताओ, क्योंकि आपने गलत स्ट्राइक बाय करी थी ना। स्ट्राइक, अब देखो गलत स्ट्राइक बाय करोगे तो वो चीज है, प्रॉब्लम है। तो ये हर चीज को, जितनी भी चीजें यार, देखो मैं आपको मार्केट को डिकोड करने का तरीका बता रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें जितनी भी हैं, अब मेरे को नहीं पता किसी ने इस तरीके से अगर बताया हो तो, लेकिन मेरा पॉइंट बस इतना सा है, मेरे को अगर कोई भी चीज दिखती है मैं उसकी पूरी 360 डिग्री एनालिसिस कर डालता हूँ, उसको चार चीर फाड़ करके देख डालता हूँ। चीर फाड़ करके देखने से क्या होता है ना, अब वो चीज जो है छुप नहीं पाती फिर। अब वो जब छुप नहीं पाती तो उससे क्या होता है, हर चीज हमको पता चल जाती है यार, इसमें ये अच्छाई और ये बुराई। और हमको अब अगर अच्छाई चाहिए तो हम हमें हमें हमने अपनी मैट्रिक्स बनाई हुई है, हमें अच्छाई चाहिए, हम इस अच्छाई को रखने के लिए उसको अपने अंदर लाएंगे और जो बुराई है उसको किनारे करेंगे। अगर ट्रेडिंग एक चीज है जिसको सट्टेबाजी कहा जाता है, स्पेकुलेशन कहा जाता है, उसको बुरा बना दिया गया, बट उसके अंदर अच्छाई क्या है, वो मल्टीप्लाई कर सकती है पैसे। लेकिन हमने क्या किया, उसको बिगाड़ करके गलत तरीके से यूज कर डाला है, और जिनको बहुत सारा नुकसान होता है, फिर वो मार्केट को गरियाने लगते हैं और फिर मार्केट से ऐसे ही चले जाते हैं, बाकी सबको भी डिमोटिवेट कर देते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मजा आ रही कि नहीं यार? देखो सच बात बताऊं, मेरा पॉइंट, मैंने स्ट्रैटेजी खूब बताई है, बहुत बताई है, अभी भी बताने ही जा रहा हूँ, लेकिन मैं उस स्ट्रैटेजी के पीछे जो दिमाग चल रहा है ना, उसको भी डिकोड करके आपके सामने धरना चाहता हूँ। क्योंकि सच बात बताऊं, चाहे जितनी बढ़िया स्ट्रैटेजी बता दूं और आपको अगर बोल दूं कि नहीं इंट्राडे ही करना है, तो आप फिर नुकसान करने लग जाओगे। मेरे सामने मेरे एक फ्रेंड का एग्जांपल है, बहुत पहले का, 2010 के आसपास का। वो क्रूड ऑयल में काम करते थे और क्रूड ऑयल में लगातार 28 ट्रेड उनके, हर दिन एक ट्रेड मारते थे, लगातार 28 ट्रेड उनके प्रॉफिट में थे। एक दिन उनकी कोई मीटिंग थी, ऑडिटर थे वो, और मीटिंग की वजह से उन्होंने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, या जो भी हुआ उस दिन वो नुकसान में बंद हुआ। तो फिर उन्होंने सोचा बाद में प्राइस आ जाएगा, फिर वो पूरे नुकसान में ही कन्वर्ट हो गया। मतलब पूरा जितना प्रॉफिट कमाया था 28 ट्रेडों का वो गया। उसके बाद में जो उनकी कैपिटल थी वो भी अच्छी खासी चली गई। तो ये हाल है इंट्राडे का। इंट्राडे में अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं बुक किया, और ये फ्यूचर में, इसमें फ्यूचर का भी रोल आ गया ना, फ्यूचर था, फ्यूचर नहीं होता, इक्विटी होती तो शायद बच सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये आपने देखा यार, एनसीसी का भी हमने देख लिया। अब एनसीसी में जो चीज आपने देखी, बिल्कुल जैसे रिलायंस में हो रही वैसे ही हो रही, लेकिन उसमें हमने 5 साल की साइकिल देख ली। ठीक है, तो ये हमें रास्ता पता चला कि यार ये एक से एक रास्ते हैं हमारे पास में, जिनको हमने अभी तक यूटिलाइज ही नहीं किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यार, साइकोलॉजी आपकी बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज करी जा सकती है। आपका बस लेवल सीधे मैंने यहाँ लाया, तो यहाँ पे जो चैलेंजेस है वो आपको उनसे डील करना है। ठीक है, जैसे ही कोई ट्रेड खराब होता था, आपको बार बार यही समझ में आता था, चलो साइकोलॉजी साइकोलॉजी। यार साइकोलॉजी, मैं सच बात बता रहा हूँ, मैंने भी साइकोलॉजी की किताब पढ़ने की कोशिश करी, मेरे को नहीं मजा आई, मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार ये क्या है, मेरे को मतलब मेथड पहले मेरे को सही दो, फिर मैं देखता हूँ साइकोलॉजी को कैसे इंप्रूव करना है। पहले मैं सही मेथड से पैसा तो बनाऊं, फिर उसके बाद मैं सोचूंगा। यही मैं सोचता रहा और मेरे से अच्छी डिस्कवरियां हो गई। लेकिन आप लोगों को फंसा के रखा गया साइकोलॉजी में। भाई आप मार्केट में किस लिए आए थे? पैसा बनाने आए थे ना, साइकोलॉजी की किताबें पढ़ने थोड़ी ना आए थे। अब इंट्राडे नहीं करना है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको बहुत सारे इनमें से बता चुका हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इमोशनल हैं, जैसे कि फैमिली के लिए टाइम, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड, कि आपका टाइम स्क्रीन के सामने कम
स्पेंड होगा तो उससे आपकी हेल्थ बेटर होगी। ये तो मैंने वहां पे बोला नहीं, यहाँ पे अभी आपको पता चल गया। दो तीन चीजें और ध्यान में रख लो, इक्विटी और ऑप्शन के आपके ट्रेडिंग के अकाउंट सेपरेट कर लो, ठीक है। इक्विटी वाले अकाउंट में ऑप्शंस और फ्यूचर्स लेना अलाउड नहीं होना चाहिए। इक्विटी के अकाउंट को के फंड्स को फ्यूचर्स और ऑप्शंस डेरिवेटिव्स की तरफ ट्रांसफर नहीं करना है। बिगिनर्स को इक्विटी में प्रॉफिटेबल होने का गोल सेट करना चाहिए। इक्विटी में भी लेवरेज बाइंग नहीं करनी है। देखो इक्विटी एक अच्छी चीज है, लेकिन उसको पूरी तरीके से आप उसका यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे अगर आपने लेवरेज कर लिया तो। किसी पर्टिकुलर स्टॉक के भागने का इंतजार करने से अच्छा है जो भागने वाला है उसको बाय करने के बारे में सोचे। समझ गए? अब हम आपको एक अपडेट दे देता हूँ। अभी आने वाले जो कुछ दिन हैं उनमें हम कुछ एक सेशन करने वाले हैं, मतलब 3 दिन के, जिनमें कि वो हो सकता है पिछले महीने की रिकॉर्डिंग प्ले करें, लेकिन वो एक आपके लिए सही स्टाइल हो सकता है, सही तरीका हो सकता है, जिसमें आप जो चीजें 3-4 महीने में सीखते हैं वो 3 दिन में सीख जाए। ठीक है। 70% चांसेस है कि वो रिकॉर्डिंग हम प्ले करेंगे पिछले वाले सेशन की, पिछले मंथ की। और 30% चांस है कि शायद मैं उसमें कुछ सेशन आकर के बताऊंगा, मतलब हो सकता है वो तीनों सेशन लाइव हो जाए। हो सकता है तीनों में मतलब पुरानी रिकॉर्डिंग प्ले हो। बस मैंने बता दिया कि ऐसा हम एक करने वाले हैं मंथ के एंड में, तो उस चीज के लिए अवेयर रहे आप। रेफरेंस आपके लिए, मैं अगर 20% का रेट ऑफ रिटर्न बोलूं, अब आप कहोगे कि यार मैं 40 साल तो जोड़ नहीं पाऊंगा, 50-60 साल तो जोड़ नहीं पाऊंगा, तो मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक। इतना देखो आप, ठीक है, इतने ऊपर के पार्ट को देखो, ठीक है। और मैं 30% की अगर बात करूँ तो ये समझ लो, ठीक है। समझो जरा क्या मैं बात कर रहा हूँ। अगर 30%, और 30% से ज्यादा ही निकल के आएगा, अगर 30% आपका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न हो और आप 1000 रुपए हर महीने जोड़ रहे हो, तो आपका जो कॉर्पस होगा वो लमसम लमसम 6,64,000 हो जाएगा 10 साल में। लगाया आपने कितना? 1,20,000, क्योंकि अब हर महीने आप लगा रहे थे, एक बार में नहीं लगाया। 30% के हिसाब से ये हाल हो रहा है, ठीक है। अगर आप यही चीज 10,000 के साथ करते हैं तो 10,000 के आपके बन जाते हैं। अगर 10,000 की एसआईपी करते हैं और कुछ इंक्रीमेंट नहीं, कुछ इंक्रीज नहीं कर रहे हो, तो आपके 66 लाख बन जाते हैं। यही आप 20 साल के लिए करते हैं, 10-10 हजार हर बार जोड़ते हैं, तो यही आपके बन जाते हैं 9,83,00,000। यही चीज अगर आप 30 साल के लिए करो और 30% के रेट ऑफ रिटर्न पे, तो यही अमाउंट आपका हो सकता है 136 करोड़। मगर वही पॉइंट है कि क्या हम कर सकते हैं 10,000? 10,000 तो ठीक है करा जा सकता है, लेकिन 30 साल तक कंसिस्टेंटली आप हर बार मार्केट में करते जाओगे। मैंने एक आप लोगों को चीज बताई है बहुत पहले से, आप लोग मेरे शॉर्ट्स वगैरह भी देख रहे होगे यूट्यूब पे। मैंने एक चीज पे बहुत स्ट्रेस दिया है। कुछ कोई बता सकता है किस पे स्ट्रेस दिया है? मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है। और वो पूरी इन्वेस्टमेंट को, पूरी आपकी जो आप एसआईपी करते हो या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, उसमें बहुत बड़ा आपका रोल प्ले कर सकता है। वो क्या है? वो है 25th ऑफ एनी मंथ। अगर हम एसआईपी के लिए चूज कर लें या स्टॉक बाइंग के लिए कर लें, पॉइंट है ये भी है कि वहां पे स्टॉक गिरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। किसी ट्रेंड लाइन को बना के छोड़ दो, अगर उस ट्रेंड लाइन पे 25th को वो बॉटम कर रहा है, 25th हो गई, 26 हो गई, एकदम लकीर के फकीर ने की 25th थी, 26, 27 भी हो सकती है, वीकेंड आ गया तो 27, 28 भी हो सकती है। मतलब क्या है कि वो पॉइंट ऐसा है जहां पे हमें स्टॉक कई सारे बॉटम पे मिलते हैं, और अगर हम इस तरीके से एसआईपी डालें तो हमारे लिए बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने 30% के बेसिस पे किया है, लेकिन यही हमें पता है कि अगर हम हर महीने 5% भी अगर निकाल लेते हैं, जो मेथड है अभी दिखाऊंगा आपको। एक स्टॉक है जिसमें इन जनरल 20-25% हमको 2 महीने में मिल सकता है, तो अगर हमको 5% हर महीने मिल जाए तो उस बेसिस पे तो 60% होता है। तो अगर 60% होता है तो उस बेसिस पे तो आप सोचो क्या अमाउंट, क्या नंबर हो सकते हैं। यहाँ 30 जो लिखा है, ये 30 की जगह अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मान लो मैं 60 डाल दूं, ठीक है, और आप 10,000 डाल रहे हो हर महीने, ठीक, ठीक है, और आप 10 साल कर रहे हो केवल, और कुछ नहीं कर रहे हो, 10 साल केवल कर रहे हो, ठीक है, और अपनी अमाउंट को मान लो इंक्रीज नहीं कर रहे हो, उतनी की उतनी है, तो भी आपका कितना बन रहा है? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़, 10,000 आपने हर महीना डाला, मतलब कि एक तरीके से 12 लाख डाला टोटल मिला के 10 साल में, ठीक है। 12 लाख डाला और 3.5 करोड़ बन रहा है। अब यही 20 साल कर दो तो देखो क्या होता है। खतरनाक अमाउंट, 386 करोड़, 20 साल तक। 10,000 अगर आप डालते रहे, तो भाई 10,000 क्या हम नहीं डाल सकते हैं? अगर आपकी सैलरी कम भी है तो आप 1,000 भी अगर डालोगे तो 386 करोड़ की जगह आपका 38 करोड़ होगा। और अगर मान लो कि हमने मान लिया कि आप हर महीने, मतलब हर साल आप 10-10% बढ़ाते जाओगे, तो कहानी ही बदल गई। और मैं कह रहा हूँ 1,000, 10,000 की जगह मैंने 1,000 कर दिया लो, 46 करोड़।
1000 की एसआईपी हर महीने स्टॉक्स में आप डाल रहे हो, जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके से 60% के बेसिस पे, और हर साल आप 10% बढ़ाते जा रहे हो कि भाई हम मान रहे हैं कि आपकी जॉब या बिजनेस भी प्रोग्रेस करता जा रहा है, तो आप वहां से एसआईपी की भी अमाउंट हर साल 10% बढ़ाते जा रहे हो, तो ये अमाउंट हो सकता है, आप सोच रहे हो 46 करोड़ केवल 20 साल में, और 1000 डाल के। अब आपको पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं तो एक काम कर लो, 5 साल की कर देते हैं, इसको 10,000 कर देते हैं, देख लो तो क्या होगा, तो फिर केवल 34 ही लैक्स बनेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कहानी वहां पे बेटर हो जाती है जहां पे टाइम लंबा हो जाता है। ठीक है, चलो ये भी मेरे को बताना था। अब आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप सब भी ऐसे ही फोरकास्ट करना चाहते हो? क्या आप भी एफआई से पहले 40-50% ऑफ द टाइम्स एंट्री करना चाहते हैं? मेरे को बताओ। ये देखो, सच बात बताऊं, ये एफआई से रिलेटेड नहीं है, ये इस बात से रिलेटेड है कि मेरी एंट्री सही टाइम पे होगी, और मेरे बाद में एफआईआई एंटर कर रहा है कि डीआईआई एंटर कर रहा है, मेरे को इससे मतलब नहीं है, और मेरा सब कुछ बढ़िया हो रहा है। बस ये एडवांटेज देखो यार, सही टाइम पे मैं अगर बाई करूंगा तभी हो सकता है, वरना पता चला कि वो लोग बड़ा कैंडल बना चुके हैं और फिर मैं एंटर करूं, तो मेरे को क्या मिलेगा? और फिर उसके बाद में गिरना भी चालू हो जाएगा, पता चला। और प्रॉब्लम लोगों के साथ क्या है, वो एंटर तो कर लेते हैं आसानी से, लेकिन एग्जिट करना बड़ा मुश्किल होता है। नुकसान होने लग गया, थोड़ी देर पहले प्रॉफिट हो रहा, थोड़ी देर में नुकसान होने लग गया, अब वो सोचते हैं अरे थोड़ी देर में फिर प्रॉफिट होने लगेगा, वो नुकसान पे नुकसान बढ़ता चला जाता है। ये सब जो सिचुएशंस आती हैं, और ये इंट्राडे में ज्यादातर लोगों के साथ में होता है, तो इन सब से बचने का तरीका क्या है यार? देखो, वो चीज जो प्रीमियम लेवल की है उसको अगर आपने पकड़ लिया, जो मैं कह रहा हूँ हर चीज अच्छी वाली अपने साथ में इंक्लूड करते गए, जो मैंने यहाँ पे भी एक स्लाइड में बोला था, क्या कि आपको अपने को बेटर करना है ना, तो ये अगर हमने ये तरीका निकाल लिया जिसमें हमारी एंट्री बेटर हो रही है, एंट्री पहले से हो रही है, तो हमारा काम बन गया ना पॉजिटिव। हमें डायरेक्शन पहले से पता चल गया ना, हमारा काम हो गया ना पॉजिटिव। तो वो हर चीज जो हमको बेटर की तरफ ले जा रही है, हमें वो चाहिए। हम रुक नहीं सकते, हमें बड़ सिंपल सी बात है यार, हमें अगर पता चल गया कि यार ये चीज हमें बेटर कर सकती है, हमें, तो ऐसी बहुत सारी चीजें यार जो आपकी सुधर सकती हैं। देखो, मैं इस बारे में ज्यादा फोकस रहता हूँ कि मेथड के साथ में उसको सही से यूज करने का तरीका भी पता चले, मतलब आपके हाथ में केवल तलवार ना हो, तलवार को सही से रखना कैसे है, उसकी देख रेख कैसे करनी है, हर चीज बताओ। तो ये सीक्रेट आपको बताना चाहता हूँ जो आपकी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, और वो तीन चीजें क्या है, वो यही है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। एक है आपका डायरेक्शन, आपको जो निकालने का तरीका पता चल गया, एंट्री डेट जहां पे आपकी एंट्री होनी है, ठीक है, और उसके बाद में तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टारगेट। अगर टारगेट नहीं पता चला, अगर टारगेट नहीं पता चला वो बताता हूँ आपको, अगर टारगेट नहीं पता चला तो क्या हो सकता है वो बताता हूँ। टारगेट अगर नहीं पता चला ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैठे रहेंगे और स्टॉक का पता नहीं कहाँ जाने का वेट करेंगे। अब देखो, ये अगर ऐसा कोई स्टॉक हो जैसे कि एशियन पेंट्स जो हमेशा ही भागता रहता है, तो एक बार समझ में आता है। लेकिन अगर कहीं स्टॉक ऐसा हो गया टाटा मोटर की तरीके, जो हमेशा ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, तो उसमें तो आपका नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पे अब जो सिचुएशन है ना, टारगेट आपका आया, मतलब टारगेट तो पहले पता नहीं होता है लोगों को, अगर पता चल गया तो आप कम से कम यहाँ पे बुक तो कर लोगे। और अगर यहाँ पे बुक करोगे तो आपके पास में आएगा प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट आएगा तो देखो क्या क्या होगा, आपका प्रॉफिट जाएगा बैंक के अकाउंट में। ठीक है, बैंक के अकाउंट से आपके ऊपर है कि आप उसको अपनी खुशियों के लिए खर्च करोगे, विड्रॉ करोगे, कहीं कुछ लाओगे, या उसको और सेव करोगे, कहीं और म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करोगे, कि कहीं और ट्रांसफर करोगे, या अपने घर में दोगे, या अपनी वाइफ को दोगे, कि अपनी मॉम को दोगे, या बच्चों को कुछ दिलाओगे, ये आपके ऊपर है। लेकिन बैंक में आना बहुत जरूरी है। लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो बैंक में ही नहीं ला पाते। क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि टारगेट नहीं पता होता। तो मतलब क्या हुआ, पैसे को अपने पास लाने के लिए टारगेट होना बहुत जरूरी है। टारगेट अगर नहीं पता होगा तो पैसा आपके पास आएगा नहीं। इसको अगर मैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन से कनेक्ट करूं, तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन का सीधा फॉर्मूला ये कह रहा है आपसे कि टारगेट आपको पता होना चाहिए। जिन लोगों को टारगेट नहीं पता होता उनके साथ क्या होता है, स्टॉक भागे जा रहा है, बुक करा नहीं, गिरना चालू हुआ। अब क्या करें? जहां से एंट्री की थी लमसम, थोड़ी देर में वहां आ गया। अरे पहले तो यहाँ पे तो सोच रहे थे अरे मैं तो बहुत अच्छे प्राइस पे बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वापस ऊपर चला जाएगा, मगर ये तो नीचे आ गया और नीचे आ गया। जहां पे एंट्री की थी उससे भी नीचे आ गया। तो जहां 2.5-3 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, वो यहाँ पे 1-1.5 लाख का, 2 लाख का नुकसान में बदल गया। अब मैं आपको बताता हूँ, 2.5 लाख का प्रॉफिट और 1.5 लाख का नुकसान, टोटल मिला के 4 लाख। आप कहोगे नहीं 1.5 लाख का ही तो नुकसान है, पेपर पे तो 1.5 लाख का ही नुकसान हो रहा है। नहीं, एक्चुअल में नुकसान 4 लाख का है, क्योंकि वहां पे बुक किया होता तो 4 लाख मिलता। वो 4 लाख आपके बैंक में आता, 4 लाख आपके घर में आता।
ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेडर्स की। एक तो वो ट्रेडर्स हैं जो लेते हैं तो वहीं से नुकसान चालू होता है। एक वो ट्रेडर्स हैं जिनको लेने पर अगर प्रॉफिट भी हुआ, क्योंकि पास में बड़े नुकसान होते हैं, तो वो सही टाइम पे बुक नहीं करते हैं और फिर वहां से नुकसान लेते हैं। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनके साथ में ये हुआ है कि टारगेट नहीं पता होने की वजह से आप बुक नहीं कर पाए और वो वापस नीचे आ गया? कितने लोग आप में से हैं? अच्छा देखो, ये इक्विटी में तो होता ही है, लेकिन ऑप्शन में तो ज्यादा होता है। ऑप्शन आपको पता है कितनी वोलेटाइल है। टारगेट आया और आपको टारगेट पता नहीं था, वापस नीचे। कितने लोग हैं आप में से जिसके साथ हुआ ये? बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ऑप्शन वाली जो मैं बात कह रहा था वो समझो जरा। ऑप्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, मतलब जो आप लोगों के साथ में होती है, ज्यादातर के साथ में, आउट ऑफ मनी खरीदेंगे और वो सब जीरो होगी। ठीक है, अब जरा यहाँ पे समझना, यहाँ पे देखो। आपकी ऑप्शन जो है, ये जो भी स्टॉक है, यूबीएल समथिंग करके, इसका शॉर्ट का ये साइकिल है। ठीक है, उसका उस वक्त का करंट प्राइस 1591 है और टारगेट उसका 1469 है, मतलब शॉर्ट की साइकिल है। ठीक है, 1469 टारगेट है और ये ऑप्शन का स्ट्राइक 1620 है। 1620 को जरा माइनस करो 1469 से। 1620 को आप माइनस करो 1469 से, जल्दी से करो और फिर मेरे को बताओ क्या आंसर आया। जल्दी से बताओ मेरे को आंसर क्या आया। 151, बिल्कुल सही है। बहुत सही बात है। तो रिलायंस का जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल आपको बताया था, देखो ये 151 का हो जाएगा। ठीक है, कितने का मिल रहा है वो देख लो जरा। स्ट्राइक सेलर प्राइस, सेलर खड़ा है 65 रुपीज पे। ठीक है, तो 65 का मिल रहा है और 151 का हो जाएगा। क्या प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा, जरा मेरे को पहले ये बता दो। क्या प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा, ये बता दो मेरे को जरा। कि भाई नुकसान होगा कि प्रॉफिट होगा, ये भी बता दो। कि भाई 65 रुपीज की चीज 151 की बेचोगे तो प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक, चलो अब इसको और अच्छे से समझते हैं कि प्रॉफिट होगा तो कितना टाइम्स होगा वो भी समझ लो जरा। तो 151 को आप डिवाइड करो 65 से, देखो कितना टाइम्स आता है। कितना टाइम्स हो जाएगा ये? बताओ मेरे को आंसर। 2.3 टाइम्स होगा। 2.5 टाइम्स आपने लिखा है, एक पर्सन ने, SR SHG ने, लेकिन वो 2.5 टाइम्स होगा। ठीक, सॉरी 2.3 टाइम्स होगा जो कि दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2.3 टाइम्स हुआ। परसेंटेज इंक्रीज अगर देखें तो भाई इसमें 2.3 टाइम्स में 100% तो मेरा खुद का पैसा, खुद का कैपिटल है, तो 132% का अप्रिसिएशन हुआ। ठीक, अब इसको जरा समझो। दूसरी दूसरी स्ट्राइक को अगर मैं देखूं तो वो 1600 की है, उसको अगर मैं माइनस करूं टारगेट से तो मेरा क्या निकल गया है? 131। 48 की मिल रही थी, 2.7, 2.8, 3.1, 3.3, ऐसे कर करके सबको अगर मैं ऐसे करता जाऊं तो सबका ये निकलता चलाएगा, कितना टाइम्स हो जाएंगी। तो मैंने देखा यार कि सबसे ज्यादा मेरे को ये 3.3 दिख रहा है। 3.3 के बेसिस पे ये 238% अप्रिशिएट करेगा और ये वाला 132% अप्रिशिएट कर रहा है। लमसम अगर आप देखो तो रिटर्न डबल है। रिटर्न डबल है। ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन पहले से कैलकुलेट कर लिया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्यों कर लिया गया? क्योंकि आपको स्ट्राइक का टारगेट पता था। स्ट्राइक का टारगेट कैसे पता चला? क्योंकि आपको स्टॉक का टारगेट भी पता था। स्टॉक का टारगेट कैसे पता था? क्योंकि आपने साइकिल्स के थ्रू पास्ट में क्या हुआ है उसके बेसिस पे निकाल लिया था कि भाई ये वाला स्टॉक कम से कम 10% गिरेगा। 10% कम से कम गिरेगा, ये अगर आपको पता चल गया, उसके बेसिस में जो भी आपने टारगेट करंट प्राइस से जो भी था वो निकाल लिया, उसके बेसिस पे काम हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? ये ऑप्शन में आप तब तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे जब तक आपको टारगेट स्ट्राइक का ना पता हो, या कह लो उस टाइम पे जब टारगेट हिट होगा कैश में, तब इस ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पे आपका 71 टारगेट, देखो 20-20 रुपए गिरता जा रहा है। 51, 31, 11, और यहाँ पे देखो -9 में आ गया। अब जो आदमी यहाँ की स्ट्राइक खरीदेगा उसका नुकसान ही होना है ना। तो स्टॉक तो आपके डायरेक्शन में चला, आपको प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन आपको एक ऑप्शन जीरो दिए दे रही है, जीरो करे दे रही है। क्यों? क्योंकि आपने इतनी आउट ऑफ मनी दूर की खरीद ली। तो पहला तो इसमें लालच, एक तो है ग्रीड, जो इतनी दूर खरीदी। दूसरी है नॉलेज की कमी। तो ये नॉलेज अगर आप अपने अंदर ला दो तो काम बन जाएगा। ठीक, और मैंने पास में ये भी देखा है कि कभी कभी कुछ लोग कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हैं यहाँ पे, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। एक और चीज है, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनकी ऑप्शन ज्यादा भागती है, मतलब कम भागती है, दूसरी कोई स्ट्राइक ज्यादा भाग रही होती है? कितने लोग के साथ ये चीज हुई है? कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनकी ऑप्शन आपको दिखता है कि यार मेरी ऑप्शन जो है कम भाग रही है, क्यों कम भाग रही है, दूसरी वाली ज्यादा भाग रही है? ऐसा किसके किसके साथ हुआ है? वो है ना, ये मैं बताता हूँ। ये तभी आप बचा सकते हो जब आप ये इवेल्युएशन पूरा कर लो। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये 238% भागी, ये 132% भागी। मतलब कि कैपिटल सेम, रिस्क सेम, अमाउंट सेम, एफर्ट सेम, सब कुछ सेम, लेकिन रिटर्न में फर्क आ गया, डबल का फर्क आ गया। देखो मैंने ये वाली स्ट्राइक बाय की है,
ये 1540 वाली, यही वाली बाइक की यहाँ पे देखो, इसमें 11.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर मैंने ये वाली खरीदी होती, सच बता रहा हूँ, ये 1620 वाली, तो मेरे को मुश्किल से 6 लाख का प्रॉफिट हो रहा होता। 6 लाख या 6.5 लाख का। मतलब सब कुछ सेम, वही टाइम वही एफर्ट हर चीज सेम, लेकिन अमाउंट मेरा घट गया। अब ये अमाउंट जो मेरे को ज्यादा बढ़ करके देखो, अब अमाउंट देखो कैसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं। एक मैंने आपको रास्ता बताया कि टारगेट आपने सही जगह पे बुक किया, तो वो जो आपको दिख रहा था कि 1.5 लाख का नुकसान, एक्चुअल में 4 लाख का नुकसान हुआ, तो वो आपने 2.5 लाख का प्रॉफिट गेन किया। अगर देखो तो वो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ आपके पास में कि आपने ये इस तरीके से प्रॉफिट कर लिया कि भाई आपने सिलेक्शन कर लिया दोनों में से, जो वाला ऑप्शन ज्यादा रिटर्न दे रहा वो पकड़ लिया। तो मतलब हर वो रास्ता जिससे प्रॉफिट बढ़ सकता है, आपको वो पकड़ना है और अपने साथ लाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? शुरू से मैं क्या बता रहा हूँ, लाइफ में भी यही चीज करनी है, ट्रेडिंग में भी यही चीज करनी है। ट्रेडिंग में अब आपके हिसाब से कोई ऐसी छोटी सी चीज जो आपको लगता है और हम इंप्रूव कर सकते हैं, तो मेरे को कमेंट में बताओ, जल्दी से बताओ। कोई ऐसी चीज जो छोटी सी हम इंप्रूव कर लें, छोटी सी, जल्दी से बताओ। नहीं, ये देखो ग्रीड तो हमने देख ली, टैकल कर ली। कोई ऐसी चीज जो हम अगर पकड़ लें तो उससे हम, अनुशासन सही बात है, वैल्यू, टारगेट, टारगेट तो हमने डिस्कस कर लिया। कोई ऐसी चीज जो हमको अभी हमारी नजर में ना आई हो। सेट एसएल, एसएल की भी बात, मैं सच बात बताऊं, एसएल भी हम, मतलब एक तरीके से हमारा जो इक्विटी होती है, वो अगर 10 तरीके के स्टॉक हैं तो एक दूसरे को पहले तो वो हेज कर देते हैं, तो वहां पे एक एसएल लगता है। दूसरा जो आपका जो लो बन रहे होते हैं उनके बेसिस पे हायर हाई हायर लो जो बन रहे होते हैं, जैसे एग्जांपल बताऊं, अगर कोई स्टॉक ऐसे ऐसे करके भाग रहा है, ठीक है, तो आपको पता है कि यार ये अगर इसने नया हाई बना दिया है तो ये पिछले लो को नहीं तोड़ने वाला। फिर ये नीचे आया, ठीक है, और नीचे आया और इसने इस लो को नहीं तोड़ा, तो आपका एसएल ऐसे ही रिवाइज होता चला जाता है। ये बहुत बढ़िया तरीका है। इस तरीके से ऐसे ऐसे करते स्टॉक भाग रहा है और आपका एसएल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे कर करके बड़े आराम से रिवाइज हो सकता है। ये बड़ा सिंपल तरीका और सबसे बेस्ट तरीका ये है। इसका दूसरा तरीका होता है, आप ट्रेंड लाइन पे बना लो, मगर ट्रेंड लाइन कई बार टूटती फूटती रहती है। परफेक्ट एंट्री परफेक्ट एग्जिट, बिल्कुल सही बात है, वो हमने डील कर लिया है ऑलरेडी। फीलिंग्स प्लस फिगर एनालिसिस। फीलिंग्स, यार सच बात बताऊं, वही फीलिंग्स की मैंने बात करी कि उनकी मास्टरी हमारी हो गई एक तरीके से। फीलिंग्स की हमारी कैसे मास्टरी हो गई कि भाई हमने जब देखा कि यार हमें पहले से डायरेक्शन पता है, तो अब हम सही डायरेक्शन में भागने वाले स्टॉक में एंट्री करेंगे, तो वो जो पहले हम बिना सोचे समझे जाते थे, वो उससे हमारी निजात हुई कि भाई हम गलत उसमें स्टॉक में गए नहीं, या हम गलत टाइम पे नहीं गए, जिसकी वजह से नुकसान होने लगता, तो वो एक एडवांटेज हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। क्वांटिटी एंड लॉट साइज, ये भी बात सही है। अब क्वांटिटी देखो, मैंने क्या बोला आपसे कि हाँ, एक चीज और, अब जैसे मैं अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करूं, तो 10% हर एक स्टॉक में डालो। 10% से मतलब ज्यादा मत डालो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, 10 तरीके के स्टॉक आपके पास आएंगे। 10 तरीके के स्टॉक से आपका पोर्टफोलियो हैज होगा। हर एक स्टॉक में उतना ही फिक्स अमाउंट डालने की कोशिश करो, बड़ा मतलब बढ़ा घटा मत करो, वरना पता चला जिसमें ज्यादा डाला वो अगर नुकसान में आ गया, तो वहां से नुकसान हो सकता है। मतलब अल्टीमेटली हर वो तरीका जिससे गलत रास्ते पे हम जा सकते हैं उसको रोकना है। ठीक, तो ये भी एक अच्छी बात बताई आपने। ठीक। मनी मैनेजमेंट में सच बात बताऊं, मनी मैनेजमेंट में कुछ रह ही नहीं जाएगा जब आप सही तरीके से काम करोगे। ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये सारे चैलेंजेस डील हो सकते हैं। अब मनी मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन ट्रेडर के लिए मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर एक ऐसा पर्सन है जो अपना सारा पैसा लेकर के आ जाता है ऑप्शन में और एक बार में जीरो कर लेता है। उसके लिए बहुत जरूरी है। जीटीटी ऑर्डर में आप एक काम कर सकते हो, जीटीटी ऑर्डर कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, जहां पे आपको लग रहा है भागेगा तो अच्छे मोमेंटम में होगा, वहां पे आप ऑर्डर प्लेस कर दो। ये ऐसा ऑर्डर होता है जो एक एक साल तक वैलिड रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत अच्छे आप लोगों ने सजेशन दिए, इनको मैं और स्टडी करके और बेटर करने की कोशिश करूंगा। ठीक।